वधु चाहिए। अमेरिका में 10 साल तक प्रवासी, किंतु अब भारत में स्थायी रूप से रहने और खुद का छोटा सा कारखाना चलाने के इच्छुक 35 साल के धनी, स्वस्थ, सुंदर और साहसी युवक के लिए सुयोग्य वधु चाहिए। आर्थिक स्थिति और जाति का बंधन नहीं, किंतु पत्र व्यवहार लड़की स्वयं करे। पीओ बॉक्स 358 क। माधव आधारिता से खुद लिखा हुआ विज्ञापन पढ़ रहा था। उसे लग रहा था मेरे जैसे अमेरिका से आए लड़के द्वारा दिए गए इस विज्ञापन का अच्छा उत्तर मिलेगा। जाति संबंध न होने के कारण काफी चिट्ठियां आने के उसे उम्मीद थी। कोई देखने में खास नहीं, कोई सामान्य बुद्धि की, कोई पैसों का नजर रखने वाली, तो कोई रूप रंग में 19 एक न एक कामियां। उसे लगने लगा था कि शादी ही ना करूं। अमेरिका जाने से पहले यदि शादी कर लेता या उधर ही कहीं रिश्ता हो जाता तो अच्छा होता। उसमें से दो तीन को चुनने के बाद अंतिम निर्णय लेने की बात उसके मन में बार बार आ रही थी। कौन होगी वह एकलौती? माधव ने इन 2 सालों में काफी लड़कियां देखी थी। कोई रिश्तेदारों ने दिखाई तो कोई वधू वर सूचक मंडल में देखी। कोई भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन पहले पैसा न था और परदेश जाने की चाह में वह कुछ न कर सका। अमेरिका में उसे सहेलियां तो मिली, पर पत्नी न मिल सकी। सुजन के साथ थोड़ा दिल तो लग गया था, लेकिन दोस्ती टिक न सकी। उसे जीवन साथी की जरूरत तो महसूस होती है, लेकिन उम्र बढ़ने से और आचार विचारों पर थोड़ा परदेसी असर होने से कोई मन को भाती न थी। इसलिए अब यह आखिरी बार भगीरथ प्रयत्न करने जा रहा था। यदि ऐसी भी सफलता नहीं मिली तो वह खाली हाथ अकेला ही अमेरिका चला जाएगा। लेकिन उसका मन वैसे अकेले वापस जाने को तैयार नहीं था। भारत में रहकर उसे अमेरिका की स्त्रियों जैसी साहसी और स्वस्थ पत्नी चाहिए थी। बहुत लड़कियों ने तो इसलिए शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह अमेरिका वापस जाना नहीं चाहता था, बल्कि यही स्थायी रूप से रहना चाहता था। फिर खुद लड़की खत लिखे। ऐसा कहने वाले से कौन शादी करेगा? एक हफ्ते में सिर्फ 5 खत आए। उसमें से 2 को वह पहले नकार चुका था। बाकी 3 थोड़ी काम की लग रही थी। तीनों की उम्र 30 के करीब थी। तीनों खत माधव बार बार पढ़ता रहा। वे सज्जन व साहसी लग रही थी। सुंदर, सुदृढ़ और स्वतंत्र होने के संकेत खत दे रहे थे, लेकिन वैसे थोड़ी थोड़ी खामियां तीनों में थी। मिलने से पहले ही सोच समझ सकते हैं और उनके लिए मन तैयार करना पड़ेगा। ऐसी खामियां यदि ऐसे तीनों को अभी से बिना देखे नकार दे तो सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। अकेले ही जीवन की नैया पार करनी पड़ेगी। किसी को भी हाँ करना साहस का काम था। माधव ने मन में यह साहस जुटा ही लिया। सपना रेस्टोरेंट शहर के बाहर और बहुत ही शानदार था। कॉलेज के लड़के लड़कियों का यह पसंदीदा था। प्रशस्त हॉल में बैठकर खूब गप्पे हाँकने के लिए, किसी को अपने दिल का हाल सुनाने के लिए और प्रथम परिचय के लिए यह महल एकदम योग्य माना जाता था। ऊपरी मंजिल पर एक कोने में लस्सी के ग्लास सामने रखकर माधव और अंजलि मौन व्रत धारण किए बैठे थे। अंजलि ने भावुक होकर एक लंबा चौड़ा खत माधव को लिख दिया था, इसलिए उसने अंजलि से सबसे पहले मिलने का सोचा। वैसे देखा जाए तो अंजलि में ऐब भी कुछ नहीं था। तीनों में वही सब से अच्छी थी। अभी अभी उसने पीएचडी किया था, अच्छे घराने की और कुंवारी भी थी। जब देखा तब 30 साल की अंजलि मुरझाई उदास लग रही थी। उसकी तरफ देखते माधव सोचने लगा कि इतने सुंदर चेहरे पर यह उदासी क्यों? क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं रही थी कि इसका प्रेम भंग हो गया होगा? कितने सवाल माधव के मन में उठे हैं। मैंने अपने बारे में सब कुछ बताया है, आपके बारे में और कुछ? माधव ने सवाल किया। इस पर अंजलि ने जवाब दिया, मेरा भी मैंने सब आपके सामने रख दिया है। मेरा अब तक का जीवन एकदम सरल है। माधव ने कहा,
जैसा मैंने कहा कि मेरे जीवन में एक अमेरिकन लड़की आई थी, वैसे आपका कोई अतीत? मेरे जीवन में ऐसे कोई आने वाला सवाल ही नहीं आता। मैं आज तक किसी अलग चीज की खोज में थी, प्रेम, शादी, इससे कुछ अलग। और मुझे वह मार्ग मिल गया। सत्य साईं बाबा ने वह प्रकाश मुझे दिखाया। तब से मुझे जैसे मुझे मुक्ति मिल गई, प्रेम मिल गया, ऐसे लगने लगा है। अंजलि के मुंह पर खुशी छलक रही थी। माधव एकदम सकपका गया। अंजलि के बारे में माधव के मन में क्या था और उसे क्या सुनना पड़ा? तो क्या आप साईं बाबा की भक्त हैं? हाँ, साल में कम से कम 1 महीना मैं साईं बाबा के सहवास में रहती हूँ। वो जब यहाँ आते हैं तब मैं उनका प्रवचन जरूर सुनने जाती हूँ। उनका मुझ पर काफी प्रभाव है। यह देखिए, उन्होंने दिया हुआ लॉकेट। अंजलि ने कहा। उस लॉकेट में साईं बाबा की तस्वीर देखकर तो माधव और झंझना उठा। एक साधु ने इस औरत के जीवन को जकड़ रखा है। उसी के ध्यान से इसे शांति मिलती है। यह तो मानसिक रोगी लगती है। साईं बाबा की तारीफ करते अंजलि रुकी। उनकी दैवी शक्ति के बारे में बता रही थी और अंत में उसने कहा कि साईं बाबा की बदौलत मुझे माधव जैसा पति मिल रहा है। अंजलि उसकी पत्नी बन सकती है या नहीं, इस भ्रम में वह था। अंजलि में शायद शादी के बाद बदलाव आएगा। वह साईं बाबा को मन से निकालकर मेरे बारे में सोचने लगेगी। लेकिन यह तो सारी शायद वाली बातें थी। जब वह अपनी सोच से बाहर आया तब माधव ने महसूस किया कि अंजलि अकेली वहां से जा चुकी थी। माधव वहीं पर सर पर हाथ रखकर बैठा रहा। स्वनपा में बैठकर माधव गौरी को अपने बारे में बता रहा था। नाते, रिश्ते, शिक्षा, पसंद नापसंद, अपना कारोबार और अमेरिका में रहते सुजन के साथ संबंध याद करके उसने सब कुछ बता दिया। और उसके बाद गौरी के मन को टटोलने की कोशिश कर रहा था कि अब उसकी राय अपने बारे में क्या हो सकती है। माधव को गौरी के खत का एक एक वाक्य ही बार बार याद आ रहा था कि वह विधवा है। माधव की सब बातें सुन लेने के बाद उसने एक ही सवाल किया जो कि माधव से और काफी लड़कियों ने किया था। आपने सुजन से शादी क्यों नहीं की? वह मेरी दोस्त थी। उसके साथ शादी का मैंने कभी सोचा ही नहीं। हम कुछ अलग ही परिस्थिति में करीब आए और उतनी ही जल्दी दूर भी हो गए। उसने यह सुन सिर्फ गर्दन हिलाई, ऐसे दर्शाते हुए कि उसे इतना जवाब काफी था। गौरी सुंदर, गोरी, सतेज तो थी, लेकिन विधवा होने के कारण जरा प्राउड सी लगती थी। लेकिन फिर भी उसमें कुछ आकर्षण तो जरूर था। उसमें एक खानदानी मिठास थी। अंजलि जितनी गोरी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बुद्धिमान लगती थी। 6 साल अपने पति के साथ उसने गुजारे थे। बाद में विधवा हुई थी। गौरी ने आगे कहना शुरू किया। मैंने खत में सब कुछ लिख ही दिया है। मेरे पति ने मेरे लिए घर, काफी सारा पैसा रखा है, लेकिन मुझे घर गृहस्थी का, बाल बच्चों का शौक है और मुझे किसी का सहारा चाहिए जो मुझे संभाले, छाया दे। ऐसा कहते कहते बीच में ही गौरी ने नजर उठाकर देखा, जैसे उसे यह सहारा देने वाला, संभालने वाला सामने ही बैठा हो। गौरी मुझसे सहारा मांग रही है, इसीलिए माधव की गर्दन जरा ऊंची हो गई। यह सुंदर विधवा स्त्री मुझे अपना सहारा मान रही है, इस कल्पना से वह, लेकिन दूसरे ही क्षण उसके मन में यह आया, आजकल तो पैसा ही सब कुछ होता है। फिर इसके पति ने इसके लिए पैसा रखा ही है। अपने पश्चात अपनी पत्नी को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। मन में शंका ने घर ही कर लिया। क्या आपके पति के साथ प्रेम विवाह हुआ था? नहीं, विवाहोत्तर प्रेम। कितना सुकून भरा जवाब दिया था गौरी ने। सिर्फ 6 साल ही साथ रहे थे। एक रात नींद में ही उनकी मृत्यु हो गई। गौरी अपने पति के बारे में ऐसी बात कर रही थी कि लगता था बीती बातें भूल ना पाना उसके बस का नहीं।
थोड़ी देर पहले अपने पति की याद में खोई गौरी अब वर्तमान में माधव से जिस शालीनता से बात कर रही थी कि माधव उसके मोह में आए बिना नहीं रह पाया। शाम होने को थी। दोनों वहां से उठे। गौरी रिक्शे से अपने घर के लिए रवाना हो गई, लेकिन माधव अभी भी वहीं खड़ा गौरी के बारे में सोच रहा था। स्वनपा में शाम के समय कॉफी के कप हाथ में लिए बैठे थे माधव और वसुमती। अपने तलाकशुदा होने का जिक्र मैं पहले ही कर चुकी हूँ। इससे आगे अगर आप कुछ पूछना चाहे तो। वसुमती शायद स्पष्ट जवाब माधव से चाहती थी। उसने खत में भी लिखा था, मैंने 3 साल अपने पति के साथ निभाने की कोशिश की थी, लेकिन बात बिगड़ती ही गई। जब सारी बातें सहन शक्ति के बाहर जाने लगी तब तलाक की नौबत आ गई। उस बात को भी अब 5 साल बीत चुके हैं। आज तक किसी सहारे की जरूरत मैंने महसूस नहीं की, लेकिन आज। वसुमती ने सारी कहानी माधव के सामने रखी और अब वह किस लिए शादी करना चाहती है यह भी स्पष्ट रूप से बता दिया। उम्र बढ़ती जा रही थी। वह थोड़ी समझदार भी हो गई थी। अकेले जीना जरा मुश्किल और नीरस लगने लगा था। किसी को साथ लेकर वह समाज कार्य करना चाहती थी। वसुमती देखने में बुरी नहीं थी। जीवन के बारे में उसकी निश्चित कल्पनाएं और आकांक्षाएं थी। उसका प्रेम विवाह हुआ था। उससे ज्यादा और कुछ उसकी बीती जिंदगी के बारे में पूछता हूँ तो शायद उसे अच्छा ना लगे, लेकिन उसी ने पहल करते हुए कहा, यदि हम एक दूसरे के करीब आने या शादी के बंधन में बंधने की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं तो सब बातें खुलकर सामने रखनी जरूरी है। मेरे एक दूर के रिश्तेदार का वह मित्र था। एक पिकनिक में मुलाकात हो गई। यूनिवर्सिटी में मैं काम करती थी। वहाँ के इलेक्शन के समय ज़्यादा करीब आए। उसकी मीठी बातें मेरा मन मोह लेती थी। सौतेली माँ से दुखी होकर मेरे दिल में उस समय शादी की बात आती ही थी। इसलिए हमने शादी का सोचा और जल्दी ही शादी के बंधन में बंध गए। लेकिन जल्दबाजी में की हुई शादी रास नहीं आई। प्राध्यापक होने के बावजूद वह अशिक्षित, असंस्कृत जैसा बर्ताव करता था। मेरे पति ने मेरे हर बात में प्रताड़ना की थी। मैंने बहुत दुख झेले हैं। उन यादों को मैं कभी प्रकट नहीं करना चाहती, लेकिन आपको नहीं नहीं, मैं समझ सकता हूँ। माधव ने बीच में उसे टोक कर कहा। शरीर और मन से वह जब पूरी तरह थक गई तभी इससे आज़ादी लेने की सोची थी। अब वह दोबारा अपनी गृहस्थी शुरू करना चाहती थी। किसी पुरुष के साथ संबंध स्थापित करना चाहती थी, लेकिन क्या वह फिर से माधव के साथ एक रूप हो पाएगी? उसे प्रोफेसर की यादें सताने लगी तो दोनों ही अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। जब अब कहने सुनने के लिए कुछ नहीं बचा तब दोनों अपने रास्ते अपने घर चले गए। माधव ने थोड़े दिन राह देखी, लेकिन छठा खत नहीं आया और किसी से कोई रिश्ता आने की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही थी। यही 3 लड़कियां माधव के सामने थी। तीनों उससे शादी करने के लिए तैयार थी। माधव को लगा जब उसने शादी करने का सोचा था उस समय का जिंदगी का खालीपन आज उस घड़ी में भी बरकरार है। लगता है कहीं से भी रिश्ता आया हो। उन लड़कियों को देखने में ही और उनके बारे में सोचने में ही उम्र बीत जाएगी। ऐसे ही जीवन साथी के बिना उसे लगने लगा जो भी कमी है वह उसी में ही है। आज तक के सारे रिश्तों में वह चिकित्सा ही करता रहा। इन 3 रिश्तों में तो अपने आप में एक समस्या मोल लेने वाली बात लगती है। अंजलि, गौरी या वसुमती के साथ शादी करने का आह्वान उसका मन यह आह्वान स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था। सत्य साई बाबा से पूरी तरह गिरी हुई अंजलि, पति की यादों को अभी भी जिंदा रखने वाली गौरी या शादी करके बाद में तलाक लेने वाली स्पष्ट वक्ता वसुमती, इनमें से कौन? यह निर्णय माधव के लिए एक पहेली सा बन गया था। अंजलि, गौरी और वसुमती उसके आंखों के सामने घूमने लगी।
अंजलि उसे अच्छी लगी थी। उसका सीधापन, किसी पर भी दिल लगाने की आदत। गौरी उसे ठीक लग रही थी क्योंकि वह अच्छी गृहस्थी संभालने वाली थी और वसुमती का जिद्दी स्वभाव माधव को उसकी ओर खींच रहा था। अंजलि जैसी लड़की जो साईं बाबा के चुंगल में फंसकर मानसिक रोगी बनती जा रही है, उसे मेरी मदद की जरूरत है। वह किसी के साथ भी दिल लगा सकती है, तो मेरी तरफ भी उसके प्यार का झुकाव कोई नामुमकिन बात नहीं है। गौरी को भी तो आधार चाहिए। उसे जरूरत है ऐसे आदर्श पुरुष की जिसके सहारे वह जीवन में फल फूल सकती है। वही आदर्श पत्नी और माता बन सकती है। लेकिन मैं तो वसुमती जैसी स्वतंत्रता, ख्यालों की पूरक और प्रेरक पत्नी चाहता हूँ। वसुमती तलाकशुदा है, लेकिन उसका पति अभी जिंदा है। उससे तो अच्छा गौरी का है, जो अब इस दुनिया में ही नहीं है। फिर तो गौरी ही ठीक रहेगी। लेकिन वसुमती को अपने पति से खूब नफरत है, सो वह तो उसके लिए मर ही चुका है। गौरी को उसके पति से ज्यादा प्यार था, इसलिए वह उसकी स्मृति में खोई रहती है। फिर तो सब में अंजलि सबसे अच्छी क्यों कि उसकी पहले शादी ही नहीं हुई है। लेकिन ऐसे साधु के चमत्कार से प्रभावित लड़की अपनी सहचरी बनाने लायक मैं नहीं समझता। कैसी यह दुविधा है। ऐसी दुविधा में फंसा हुआ माधव दिन रात सोचकर उसी में उलझता चला गया। ऐसी उलझन में डूबकर वह सोचते सोचते किनारे आ गया था। फिर उसने निर्णय लिया, यही इन्हीं तीन में से एक ऐसी ही जिसमें कुछ ऐब हो, लेकिन मेरी जैसी कुछ अलग। ऐसी अलग कौन? उसने दिलो दिमाग दांव पर लगाकर निर्णय ले ही डाला। बस उसका फैसला हो गया। जो कुछ ऐब था वह अब ऐब नहीं रहा और रास्ता साफ नजर आने लगा। महल की तरफ जाने वाली राह। स्वनपा में भोजन के लिए और भावी जीवन के स्वप्न संजोने के लिए दावत देने वाला खत वह अपनी भावी वधू को लिखने लगा।